हाय एंड वेलकम टू फाइबरबॉन्ड इंडस्ट्री। मेरा नाम है खान सरफराज, मैं हूँ प्रोडक्शन इंजीनियर एंड आज हमारे साथ है फैसल खान सर, ओनर ऑफ दिस फाइबरबॉन्ड इंडस्ट्री। हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं सेल्स एंड ERP के बारे में कुछ Q&A क्वेश्चंस करेंगे इनके साथ। बराबर। स्टॉक कहीं पे कुछ मैनिपुलेट कर ही नहीं सकता। बराबर। तो मल्टीपल लोकेशन का उसको ऑप्शन आ गया जो कभी वो उसके लिए सपना था। बराबर। और वो फोकस कर सकता है ओनली डिमांड को पहचानने में, क्या डिमांड चल रही है एंड आगे फ्यूचर में मल्टीपल प्रोडक्ट वी कैन इंट्रोड्यूस। ये सिस्टम ऐसा बना है नॉट ओनली फॉर बेल्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट आ सकता है एंड इट विल बी अ बिग कंपटीशन फॉर ऑल ऑर्गेनाइज्ड स्टोर्स एंड एज वेल एज ई-कॉमर्स। उसके लिए बाद में बात करेंगे कि अगर हमारा ये पैन इंडिया होता है तो इट विल बी अ बिग कंपटीशन। सर ये तो अभी आपने बता दिया हमें पूरा इसके बारे में, मतलब अकाउंट्स के बारे में हो गया, स्टॉक के मैनेजमेंट के बारे में हो गया, सब हो गया। बट आपने बीच में एक पॉइंट बोला सर कि डिस्ट्रीब्यूटर सेल पर्सन अपॉइंट कर सकता है, ठीक है? तो क्या वो सेल पर्सन अपॉइंट करेगा तो उसमें एडिशनल कॉस्ट उसका ऐड नहीं हो जाएगा? नहीं, देखो इसका ना अलग अलग यूजेज है सेल्स पर्सन अपॉइंट करने का। अगर वो मल्टीपल लोकेशन में खुद करना चाहता है एंड वो उस लोकेशन का उसके पास एक्सेस है, मतलब वो यूज़ कर सकता है, तो वो अपना सेल्स पर्सन अपॉइंट करके वो लॉन्ग टर्म के लिए कर सकता है और स्टॉक वर्क उसको मिलेगा। मगर कुछ लोकेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर फुटस्टेप ज़्यादा है कस्टमर्स के, मगर उसका वो लोकेशन का एक्सेस नहीं है, तो उसको उधर एक रिटेलर के साथ ही वेंचर करके काम करना है। मान लो कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, कम रिटेलर हूँ, मेरे पास 15 लोकेशंस का एक्सेस है डायरेक्ट, तो मैं अपने बंदे लगा के अपना काम कर सकता हूँ। मगर अभी जैसे तुम्हारे पास एक शॉप है और उधर फुटस्टेप ज़्यादा है, तुम उसको रिटेलर बनाना चाहते हो क्योंकि उधर फ्लो अच्छा है, मगर वो नहीं मान रहा है या उसको ये सब चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, तो तुम उस टाइम पे एक सेल्स पर्सन अपना अपॉइंट करके फ्री ऑफ कॉस्ट में उसका वैल्यू ऐड बताओ कि कितना एडवांटेज है। तो आपके पास दोनों सिचुएशन, आप सेल्स पर्सन अपॉइंट करके जो प्रॉफिट आया आप दोनों आपस में शेयर कर सकते हो, एक रिटेलर शॉप के साथ और अपना प्रॉफिट, और या एक बार डेमो देख के रिटेलर को कॉन्फिडेंस लेके आके फिर रिटेलर नेक्स्ट टाइम अपना करेगा। अक्सर बहुत सारे रिटेलर्स क्या होते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई हमको ये प्रोडक्ट के बारे में मालूम नहीं है, इसके साइज एडजस्टमेंट कैसे होता है। हम लोग की किट दे रहे हैं स्टैंड के साथ जो पहले नहीं देते, साइज एडजस्टमेंट एंड सीजन एवरीथिंग, तो उसको लोग को थोड़ा कोई लोग कंफर्टेबल नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, मगर उनका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा क्योंकि एक सेल्स पर्सन में पॉइंट हो जाएगा। बराबर। वो सेल्स पर्सन का एक रोल मल्टी रोल है, डेमो के लिए भी है, ऑन बोर्डिंग के लिए भी है और फॉर एवर भी है सेल्स करने के लिए। ओके, ठीक सर। जैसा कि अभी आपने बोला कि एक डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद अपना रिटेल कर सकता है, ओके, मतलब अगर उसके पास 10 से 15 दो शॉप्स का एक्सेस है तो वो भी कर सकता है, या किसी को डेमो करके कन्विंस करके फिर भी कर सकता है। बट सर उसका रिटेल करने में रिस्क फैक्टर क्या क्या होगा? मतलब अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल में घुसता है तो व्हाट्स द रिस्क? रिस्क कुछ नहीं है, बल्कि उसका प्रॉफिट और ज़्यादा हो जाता है। हमने एक स्टैंडर्ड रखा है 10 to 15%। अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर और मेहनत करना चाहता है और पैसे कमाना चाहता है तो वो रिटेल आउटलेट भी अपना निभा सकता है, उसमें 40% है, तो टोटल ना एवरेज उसका 55% आ जाता है। ओके। सेकेंड थिंग, उसका जो आउट पे होगा, फॉर एग्जांपल कोई दुकान उसने कोई एक्सेस लिया तो उसकी सेल्स पर्सन का होगा, ठीक है। अगर मान लो सेल्स पर्सन उसने अपॉइंट किया होगा तो उधर का जो भी मिसमैनेजमेंट तो होने का कोई सवाल ही नहीं क्योंकि सिस्टम है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है ये है कि अगर ना मान लो कि उधर दुकान का उसके पास एक्सेस नहीं है तो कोई किसी दुकानदार के साथ वो जॉइंट वेंचर कर सकता है, आगे जॉइंट वेंचर करके उनको समझा सकता है, तो वो शेयर हो जाता है। फॉर एग्जांपल 55% है तो 20 अपना रख लेगा, 35 उसको देगा। अगर उसका ब्रांड अच्छा है और उसका कस्टमाइजेशन अच्छा है, प्रोडक्ट उसने अच्छा चॉइस करके अपना किया है, तो ही कैन गिव रिटेलर 20%, फॉर हिमसेल्फ ही कैन टेक 35%, क्योंकि जो प्रोडक्ट की डिमांड होती है उसका रिटेल मार्जिन कम हो जाता है। बराबर। फॉर एग्जांपल एक थम्स अप की बोतल देख लेगा, इसमें मार्जिन कम है, बिस्किट की बोतल जो पार्ले जो भी है मार्जिन कम है, तो जो फास्ट मूविंग आइटम्स हो जाते हैं उसके मार्जिन कम हो जाते हैं रिटेल में। बराबर। तो अगर उसकी प्रोडक्ट में जान होगी, उसका प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, रीजनेबल प्राइस होगा, लोग रेगुलर लेते नहीं हैं, तो ही विल डेफिनेटली अर्न, और बहुत अच्छा। मगर हाँ, इसमें रिस्क का ये है कि
अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इट इज़ मैंडेटरी, क्योंकि उसका टर्नओवर एक्सीड करेगा जैसे थ्रेशोल्ड को। एक रिटेलर के लिए मैंडेटरी नहीं है, एक रिटेलर के लिए इतना मैंडेटरी नहीं है उनका थ्रेशोल्ड। कुछ केसेस में हो सकता है, क्योंकि अगर उसके ऑलरेडी रिटेल आउटलेट हैं और उसका टर्नओवर से ज़्यादा है तो देन डेफिनेटली उसको रिटेल में इसको जीएसटी एप्लीकेबल होगा। मगर कोई भी नया आदमी रिटेल बनना चाहता है और उसके पास कुछ बिजनेस का नॉलेज नहीं है, ही कैन ईजिली स्टार्ट विदाउट एनी कॉम्प्लायंस, कैन नॉट रिक्वायर्ड। गवर्नमेंट का एक लिमिट है, मगर एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ज़रूरी है जीएसटी एप्लीकेशन। सर आपने जैसा कि एक्सप्लेन किया कि ये बिज़नेस एक रिस्क फ्री बिज़नेस है, बट सर ऐसा कोई बिज़नेस मॉडल नहीं है जिसमें रिस्क नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए वेयर हाउसिंग का खर्चा आएगा, उसका भी रिस्क हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, या तो फिर स्टॉक मैनेजमेंट जैसा आपने बताया, बट उसमें भी आपने बोला कि वो सेल पर्सन या जिसके ऊपर है वो रिलायबिलिटी आ जाता है, तो एक और रिस्क आ जाता है रिलायबिलिटी का। प्लस कुछ डिज़ाइंस अगर नहीं चली वक्त के साथ तो वो भी पिटने का वो आ जा सकता है, रिस्क आ जाता है उसका कि नहीं बिका, तब क्या? देखो ये जो हर एक बिजनेस में रिस्क होता है पहली बात तो, बराबर। मगर ये रिस्क को कर्व मतलब इसको रिड्यूस कैसे करना, चांसेस को कम कैसे करना, उसमें ना एक एंटरप्रेन्योर का मेहनत होती है। फॉर एग्जांपल तुमने पहले एक बोला कि वेयर हाउस का खर्चा आता है, इसमें वेयर हाउस का खर्चा बहुत ही नॉमिनल है, क्योंकि उसको अगर मान लो कि उसने हमसे एक कुछ प्रोडक्ट मंगाया, एक एक आइटम के एक एक कार्टन, और उसने अपने स्टैंड में लगा दिए, तो उसके सब स्टॉक में मतलब सब डिस्प्ले स्टैंड में चले गए, उसके वेयर हाउस में बहुत ही लिमिटेड स्टॉक रहेगा, क्योंकि वो सब डिस्प्ले है। फॉर एग्जांपल 200 रिटेलर्स है उसके स्टैंड है, तो 10,000 यानी कि 30 कार्टून मंगाया, तो 30 कार्टून में से 29 कार्टून तो उसके पूरे स्टैंड में चले गए, बराबर, सोल्ड आउट हो गए। अब वो बिकेगा, मान लो कुछ प्रोडक्ट नहीं बिका, कुछ स्लो मूविंग आ रहा है या कुछ भी है, मार्जिन्स है, हमारे बेल्ट का एक प्राइस है, बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो हम लोग भी दिखा रहे हैं, वो प्रोडक्ट क्या रेंज में आता है, अमेजोन का प्राइस या कोई भी मार्केट प्लेस का प्राइसेस देख लो, जो वो प्रोडक्ट का कितना प्राइस है, इवन चीपेस्ट टू चीपेस्ट जो प्राइस में हम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो मार्केट प्लेस में 250 का है, अगर हमने वही प्राइस, हमारा सेलिंग प्राइस, हमारा कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, तो उसमें वो 100 रुपीज़ में सेल करके स्टॉक को रिमूव कर सकते हैं, एनी कस्टमर लेगा। बहुत सारी कंपनी सेल्स क्लियरेंस निकालती हैं डिस्काउंट्स, तो हम भी इसमें निकाल देंगे। और ये सिस्टम इतना रोबोस है, फॉर एग्जांपल उनको मालूम पड़ा कि ये पर्टिकुलर डिज़ाइन उसकी प्राइस थी MRP 120 150 और उसका परचेज प्राइस 60 है, मगर वो नहीं बिक पा रहा है, तो उसको अगर वो 60 कर देगा तो इमीडिएटली खत्म हो जाएगा, स्टॉक इन्वेंट्री खत्म, नो प्रॉफिट नो लॉस, मगर खत्म। तो उस केस में उस प्रोडक्ट में भी एज अ मैन्युफैक्चरर हम भी कोई प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर भी कोई प्रॉफिट नहीं कमाएगा, रिटेलर भी प्रॉफिट नहीं कमाएगा, मगर वो स्टॉक को लिक्विडेट कर देगा। अभी करंट सिचुएशन में क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर को, एक इंपोर्टर को अपना स्टॉक वेयर हाउस करना पड़ता है, उसका एक एडिशनल एक्सपेंस आ गया, प्लस वो होलसेलर को देता है क्रेडिट पे, फिर वो होलसेलर छोटे रिटेलर को देता है क्रेडिट पे। ये 3-4 चेन होती है, 3 मल्टीपल लोकेशंस पे ना ट्रांजिट कॉस्ट, फ्रेट कॉस्ट आ जाता है। प्लस रिटेलर अगर नहीं बेच पाए तो उसका लुकआउट, बल्कि रिटेलर को ही हमको एम्पावर करना है, क्योंकि अगर उसका स्टॉक नहीं खाली होगा तो दूसरा वो रोलिंग नहीं कर पाएगा। बराबर। मगर ये कोई फैसिलिटी कोई रिटेलर को नहीं देता, ना डिस्ट्रीब्यूटर देता है ना होलसेलर देता है। उन्होंने एक बार बेच दिया खत्म कहानी। बराबर। मगर हम उल्टा कर रहे हैं, रिटेलर को फुल पावर दे, नहीं सेल हो रहा है, स्टॉक में दिख रहा है ना, हमको भी मालूम पड़ा, तभी तो हमने बोला कि 15 डेज का हमारा वो होगा साइकिल। अगर वो स्टॉक 15 डेज तक के ऊपर रहा तो रिप्लेस या तो उसके बाद डिस्काउंट करके खत्म। दैट वे विल नॉट मेक दोज काइंड ऑफ डिज़ाइंस जिसे विच आर नॉट सेलिंग, हम और बेटर करेंगे। तो ये डेटा ना, कंटिन्यूस डेटा मिलने पे बहुत बहुत बड़े फ़ायदे हैं, और इतना सीमलेस होगा प्रोडक्ट सरप्राइज कि अगर रिटेलर को मालूम नहीं सर इतने सारे आइटम्स है, बोला कि सर कौन से आइटम में आपने क्या डिस्काउंट मारा, वो कभी भी हमारे मोबाइल के थ्रू, मोबाइल जो ऐप है उसको से स्कैन करेगा तो उसको डिस्प्ले प्राइस आएगा, क्योंकि टैग तो पहले से लगा हुआ है, प्राइजेस ऑलरेडी हैं, तो उनको नहीं पता होगा कि इसमें और कितना डिस्काउंट है। बराबर। तो वो उसको सिर्फ स्कैन करेगा, 40-50 ही पीस होंगे एक शो में, इजीली स्कैन कर ले तो उसको पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट का सेल प्राइस गवर्नमेंट मतलब कंपनी ने कम कर दिया।
तो कम्युनिकेशन Okay. करने की जरूरत नहीं है, हालांकि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में कम्युनिकेशन करके बताएंगे, फिर भी वो वेरीफाई कर सकता है थ्रू मोबाइल पर। तो एवरीथिंग इज ऑल कम्युनिकेशन, एवरीथिंग थ्रू दैट मोबाइल है, ओके। ठीक है। तो लॉस उसका कहीं नहीं होने वाला है, अच्छा। बल्कि जितना वो स्टैंड की प्लेस वो स्लो मूविंग आइटम ऑक्यूपाई कर रहा था, बल्कि हमको चांस मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक बेल्ट 10 दिन तक नहीं बिक रहा है, बराबर। हमको पता है, हमने स्टॉक करके क्लियर कर दिया, फिनिश, दूसरा बेल्ट आएगा, शायद वो जल्दी बिके, तो उसकी एक बेल्ट की जगह रोज 2 दिन में खाली होगी। तो बराबर। दैट वे वो उसी बेल्ट की स्टोर के अंदर एक जो हुक है, वो 20 बार वो बेल्ट बिकेंगे, बराबर। तो वो वैसे 10 दिन का लॉस, तो उसका सेल्स तो बढ़ गया। तो जो 10 दिन नहीं कमाया था उसने, वो रिप्लेस हो जाएगा फास्ट सेलिंग आइटम। फास्ट सेलिंग। सर ये तो हो गया कि मतलब प्रूवन हो गया कि वो डिस्काउंट दे के भी स्टॉक लिक्विडेट कर सकता है, रिस्क फ्री बिजनेस हो गया, मॉडल बहुत अच्छा है सर। बट ये जो हमारा मॉडल है सर, ये हो गया ऑफलाइन वालों के लिए। इज देयर एनीथिंग फॉर ऑनलाइन पर्पस? बिकॉज Yes. जैसे आपको भी पता है कि आज मोस्टली प्रोडक्ट्स लोग भी जो है वो ऑनलाइन की इधर ज़्यादा है, बट कि ऑफलाइन केस में।